In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Botany Zoom. Myself Iram Arshad. This is the first part of plant stress physiology, and today we are going to study about the introduction of plant stress physiology. आज का हमारा लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम जनरल प्लांट स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट स्ट्रेसेस हैं क्या और वो क्या इम्पैक्ट करती हैं प्लांट्स पे। प्लांट स्पीशीज़ में इन स्ट्रेसेस की वजह से कौन सी चेंजेस आती हैं, ये सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस कौन से हैं, टेम्परेचर स्ट्रेसेस इन प्लांट्स और टेम्परेचर स्ट्रेसेस की कौन सी टाइप्स हैं, इन सब के बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्लांट स्ट्रेसेस को डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करूंगी। कोई भी ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म की रूटीन एक्टिविटी लाइफ की उसमें ग्रोथ हो सकती है, उसका रिप्रोडक्शन साइकिल हो सकता है। इवन अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो उसमें उसकी रूटीन एक्टिविटी जिसमें उसका खाने पीने का उठने बैठने का स्टाइल सब डिस्टर्ब होता है, तो ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन को स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस फिजियोलॉजी को प्लांट्स में सबसे पहले जैकब लेविट ने 1972 में डिस्कवर किया था। अगर किसी प्लांट को हम नॉर्मल लाइट से लो लाइट इंटेंसिटी में रखेंगे तो उसकी जो फोटोसेंसिस होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। स्ट्रेस फिजियोलॉजी इन प्लांट्स, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लांट्स पे नेगेटिव इफेक्ट आता है। उसकी ग्रोथ रुकती है, उसकी प्रोडक्शन जिसमें उसने यील्ड प्रोड्यूस करनी है वो डिस्टर्ब होती है। सम टाइम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जिसमें उसने रिप्रोड्यूस करने के लिए फ्लावरिंग करनी होती है वो डिस्टर्ब होती है, और बहुत ही सीवियर कंडीशंस में प्लांट्स के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लांट स्ट्रेसेस को हम टू मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एबायोटिक और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस फैक्टर्स, बायोटिक या बायोलॉजिकल स्ट्रेस फैक्टर्स। जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये एक हाई टेम्परेचर स्ट्रेस की पिक्चर है जिसमें प्लांट्स के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। ये एक सिंबॉलिकल पिक्चर है स्ट्रेस की। बायोटिक स्ट्रेस, पैथोजन अटैक में बैक्टीरिया फंजाई वगैरह का जब अटैक होता है प्लांट्स पे तो फंगल डिजीज़ और बैक्टीरियल डिजीज़ प्लांट्स की डेवलपमेंट और जनरल ग्रोथ को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती हैं और बहुत सीवियर केसेस में प्लांट्स की डेथ काज कर देती हैं। इसमें इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हर्बीवोर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट एबायोटिक स्ट्रेस है। एबायोटिक स्ट्रेस जो है उसकी नेक्स्ट टाइप्स हैं, वाटर स्ट्रेस, टेम्परेचर स्ट्रेस, उसमें हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर आ जाएगा, मेटल स्ट्रेस, यूवी रेडिएशन, सैलिनिटी स्ट्रेस एंड ऑक्सीजन स्ट्रेस। ये इस पिक्चर में दिखाया गया है कि प्लांट्स में जो एबायोटिक स्ट्रेसेस कौन से होते हैं। वो टेम्परेचर हो सकता है, हीट, मेटल और ऑर्गेनिक मेटल्स हो सकती हैं, सैलिनिटी हो सकती है और लाइट हो सकती है। अब हम इस पिक्चर से प्लांट स्ट्रेसेस के जो टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, एबायोटिक स्ट्रेस एंड बायोटिक स्ट्रेस। पहले हम बायोटिक स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं। पैथोजन अटैक में बैक्टीरिया फंजाई वगैरह का जब अटैक होता है प्लांट्स पे तो फंगल डिजीज़ और बैक्टीरियल डिजीज़ प्लांट्स की डेवलपमेंट और जनरल ग्रोथ को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती हैं और बहुत सीवियर केसेस में प्लांट्स की डेथ काज कर देती हैं। इसके अलावा इंसेक्ट्स फीड करते हैं प्लांट्स के लीव्स पर और ये लीव्स का ज़्यादातर पोर्शन खा जाते हैं, तो प्लांट्स का फोटोसिंथेटिक अपरेटस है लीफ, वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो प्लांट्स की रूट्स पे अटैक करते हैं, जैसा कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि जो रूट्स हैं ये इन पे इंसेक्ट्स का अटैक हुआ है, तो रूट्स को ये डैमेज कर देते हैं, तो उससे प्लांट्स की रूट्स की ग्रोथ डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। प्लांट्स की रूट्स की ग्रोथ को डिस्टर्ब होने से प्लांट्स की ग्रोथ भी एडवर्सली इफेक्ट होती है। नेक्स्ट वन हर्बीवोर अटैक है। इस तरह हर्बीवोर्स जिसमें कैटल्स हैं, काऊ या बफलोज हैं, गोट्स और शीप्स या हर्बीवोर्स में आ जाते हैं। अगर ये प्लांट्स को फीड करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये सिग्निफिकेंस डैमेज काज करते हैं क्योंकि लीव्स को वो खा जाते हैं। लीव्स की एब्सेंस की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रिड्यूस हो जाता है,
प्लांट्स शॉक में चले जाते हैं और समटाइम्स सीवियर केसेस में प्लांट्स की डेथ भी काज हो जाती है। नेक्स्ट, एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस में सबसे इम्पॉर्टेंट है हीट रेडिएशन स्ट्रेस काज करती हैं। हाई टेम्परेचर की वजह से प्लांट्स के ऊपर उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है। इस तरह एक और टेम्परेचर स्ट्रेस है जो कूल टेम्परेचर स्ट्रेस है, जिसमें स्नोफॉल या फ्रोस्ट स्ट्रेस आती है। विंटर में वो भी प्लांट्स पे स्ट्रेस काज करती हैं और प्लांट्स के बहुत से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस इसकी वजह से इफ़ेक्ट होते हैं। ये जो स्ट्रेस है ये डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे आती हैं, डिफरेंट सीजन्स में आती हैं और दोनों ही डिफरेंट वेज से प्लांट्स पे अपना इन्फ्लुएंस करती हैं। ये दोनों स्ट्रेसेस जो हैं वो एबायोटिक में आती हैं। नेक्स्ट, ड्राउट स्ट्रेस है, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। ये भी प्लांट्स के लिए स्ट्रेस काज करते हैं बिकॉज वाटर प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसकी डेफिशिएंसी जब होती है तो प्लांट्स के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, फ्लडिंग है। फ्लडिंग में जब वाटर बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में आ जाएगा तब भी प्लांट्स के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। प्लांट की रूट्स के लिए ग्रो करना मुश्किल हो जाता है, तो प्लांट्स की रूट्स की ग्रोथ अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो प्लांट्स की ओवरऑल जो इसकी जनरल ग्रोथ पैटर्न है वो डिस्टर्ब होता है। जब सेलाइन वाटर में साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो ये प्लांट्स पे नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती हैं और प्लांट्स के लिए और स्ट्रेसेस लेकर आती हैं। इसके अलावा मेटल टॉक्सिसिटी है, ये भी एबायोटिक स्ट्रेस है और इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स भी एबायोटिक स्ट्रेस में आती हैं। तो ये प्लांट्स की डेवलपमेंट और उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं। इन जनरल बायोटिक स्ट्रेस हो या एबायोटिक स्ट्रेस, दोनों ही प्लांट्स को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं और प्लांट्स की इसमें ग्रोथ, उसके प्रोडक्शन के प्रोसेस, उसकी रूट्स की ग्रोथ हो या एरियल पोर्शंस की ग्रोथ हो वो डिस्टर्ब हो जाती है इसमें। और जब प्लांट्स प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाता तो इस कंडीशंस को हम स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंटल कंडीशंस कह सकते हैं। ये दोनों फॉर्म में हो सकती हैं, वो बायोटिक फैक्टर्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं और एबायोटिक फैक्टर्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं। टेम्परेचर स्ट्रेस इन प्लांट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्लांट्स पे टेम्परेचर स्ट्रेस की वजह से किस किस टाइप की चेंजिंग्स आती हैं और इनका क्या इम्पैक्ट होता है प्लांट्स पे। इसको हम 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे: हाई टेम्परेचर स्ट्रेस, चिलिंग स्ट्रेस एंड फ्रीजिंग स्ट्रेस। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि टेम्परेचर स्ट्रेसेस की कौन सी टाइप्स हैं, टेम्परेचर से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे और किस टेम्परेचर रेंज पे जाके स्ट्रेस काज करती हैं वो डिस्कस की जाएंगी। जर्मिनेशन रेट आ जाता है टेम्परेचर स्ट्रेस की वजह से, वो हाई टेम्परेचर हो या लो टेम्परेचर। जर्मिनेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, सीड का जर्मिनेट होना उसमें रिडक्शन हो जाती है ड्यू टू दिस स्ट्रेस। नेक्स्ट है ग्रोथ। अगर प्लांट जो है वो ग्रो कर चुका है या फिर अभी ग्रो कर रहा है तो उसकी ग्रोथ कम होना स्टार्ट हो जाती है, यानी ग्रोथ रुक जाती है, प्रॉपरली वो ग्रो नहीं कर पाता और वहीं अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर लेता है। नेक्स्ट, टेम्परेचर स्ट्रेस में रिड्यूस फोटोसेंसिस आ जाती है। फोटोसेंसिस जो कि इसकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, उसके थ्रू वो अपनी फूड प्रिपेयर करता है और फूड की ट्रांसलोकेशन जो लीफ से होनी होती है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में, उसमें कमी आ जाती है। जब उसमें कमी आ जाएगी तो प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी और प्लांट जो है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंजरीज। जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पे स्ट्रेसेस आती हैं तो इससे इंजरी काज होना स्टार्ट हो जाती है, लीफ डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, स्टेम डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी और इवन रूट्स भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी। और बहुत ज़्यादा सीवियर जब टेम्परेचर स्ट्रेसेस आ जाएंगी, वो हाई टेम्परेचर हो या फिर लो टेम्परेचर हो, तो प्लांट्स के अंदर डेथ काज करती हैं। इसको हम हाई टेम्परेचर स्ट्रेस को हीट स्ट्रेस जो है उसका भी नेम देते हैं और ये प्लांट्स के ऊपर अपना इम्पैक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास चिलिंग स्ट्रेस। चिलिंग स्ट्रेस जो है फ्रीजिंग से पहले जो कंडीशन आती है उस टेम्परेचर पे जो स्ट्रेस होगा उसे हम चिलिंग स्ट्रेस कहते हैं। फ्रीजिंग स्ट्रेस पे स्नो की वजह से, आइस की वजह से, जिससे प्लांट्स में स्ट्रेसेस आती हैं। हाई टेम्परेचर स्ट्रेस में प्लांट्स के ऊपर इसके एडवर्स इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस।
क्योंकि 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को इसका आइडियल माना जाता है। 25 to 30, 25 से ऊपर जैसे जैसे बढ़ता है उसमें बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं। प्लांट्स आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेस की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्लांट्स की सर्वाइव के लिए स्टेबल नहीं होते। शॉर्ट टर्म एक्सपोजर टू 37 डिग्री सेल्सियस की अगर बात की जाए तो कुछ प्लांट स्पीशीज़ बहुत हाई टेम्परेचर पे शॉर्ट टर्म के लिए अगर एक्सपोज हो जाएं तो उनकी डेथ काज हो जाती है। ये उस स्ट्रेस को टॉलरेट नहीं कर पाते। ये हाई टेम्परेचर स्ट्रेस की एक सिंबॉलिकल पिक्चर दिखाई गई है जिसमें प्लांट जो है वो स्वेयर हाई टेम्परेचर स्ट्रेस में है। नेक्स्ट वन है चिलिंग स्ट्रेस। ये भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज है। जब टेम्परेचर रेंज 0 और 15 के दरमियान आती है तो लो टेम्परेचर रेंज भी जो है प्लांट्स के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है और इसकी वजह से प्लांट्स पे कुछ इम्पैक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर इसके टिश्यूज़ जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, वाटरी अपीयरेंस आना शुरू हो जाएगी और इसका क्लोरोफिल लॉस होना शुरू हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, प्लांट की ग्रोथ जो है वो स्टंट हो जाएगी ड्यू टू दिस टेम्परेचर। लास्ट वन है फ्रीजिंग स्ट्रेस। 0 डिग्री सेल्सियस से अबव जो होती हैं 15 डिग्री सेल्सियस तक वो चिलिंग स्ट्रेस हैं, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो जब आ जाती हैं तो फ्रीजिंग स्ट्रेस में आता है। इसमें आइस फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं ड्यू टू स्नोफॉल और फ्रॉस्ट। तो प्लांट्स में आइस फॉर्मेशन होने की वजह से प्लांट्स के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। अगर टिश्यूज़ में इंट्रासेलुलर आइस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए तो वो इंजरी काज करती हैं और फाइनली प्लांट्स के इन ऑर्गन्स की डेथ काज कर देती हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे एक प्लांट नज़र आ रहा है, ये बैडली डैमेज हुआ प्लांट है ड्यू टू द फ्रॉस्ट। ये स्ट्रेस तब आएगी जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो, तब प्लांट का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। ये हमारा आज का लेक्चर था जी, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस फिजियोलॉजी और उसकी टाइप्स, बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, टेम्परेचर स्ट्रेस एंड टेम्परेचर स्ट्रेस की टाइप्स। तो यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। सो